नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था विद्युत। जो हमारा 8वां मॉड्यूल है वो है विद्युत आपूर्ति परिपथ। क्या है? विद्युत आपूर्ति परिपथ। इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा है सेमीकंडक्टर डायोड, अर्धचालक डायोड के बारे में पढ़ा है। अर्धचालक क्या होता है, डायोड क्या होता है, इन सब चीज के बारे में पढ़ा है। आगे जो अपना नया चैप्टर बनेगा इसमें, इस मॉड्यूल में, विद्युत आपूर्ति परिपथ में, वो बनेगा ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, काम कैसे करता है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आप लोग अपना पहला यानी दूसरा चैप्टर आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रांसफार्मर। तो लिखेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक बनेगा आपका वो बनेगा ट्रांसफार्मर के डिफिनीशन से, है ना। तो चैप्टर 2 जमाने के बाद या लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा, अगला जो हेडिंग होगा आपका वो क्या होगा? ट्रांसफार्मर। क्या होगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। यानी एक कॉइल से दूसरा कॉइल में क्या करता है? स्थानांतरित करता है, बिना बिना पारस्परिक संबंध के या बिना पारस्परिक जुड़ाव के। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी इंडक्शन सिद्धांत पे, विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है। बोला कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय युग्मन द्वारा एक प्रत्यावर्ती परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर में दो परिपथ होते हैं हमारा। ठीक है, पहला परिपथ होता है जिसमें हम विद्युत सप्लाई देते हैं। ठीक है, दूसरा परिपथ ऐसा होता है जिसमें हम लोड को जोड़कर रखते हैं। ठीक है, जब हम पहले परिपथ में विद्युत सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है चुंबकीय युग्मन होता है। क्या होता है? चुंबकीय युग्मन। उस चुंबकीय युग्मन की सहायता से क्या होता है था, जो हमारा दूसरा परिपथ होता था उसमें विद्युत अपने आप क्या हो जाता था, उत्सर्जित हो जाता था या इंड्यूस हो जाता था। इसको बोलते थे प्रेरण, बोलते थे। कौन सा प्रेरण? या युग्मन बोलते हैं, चुंबक युग्मन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र है हमारा, चित्र नंबर 1 है, इसमें परिपथ दिया गया है। यानी ट्रांसफार्मर में ये हो गया हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये कोर होता है। ठीक है, कोर के ऊपर क्या होता है, हमारा वाइंडिंग लपेटा गया होता है। यहाँ पर प्राइमरी में हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये पहला सर्किट हमारा बोला जाता है। और इस तरह से ये जो सेकेंडरी जो सर्किट होता है इसमें हम लोग क्या लगा के रखते हैं, एक लोड लगाकर रखते हैं या लोड लैंप, इसको बोला जाता है सर्किट 2 बोला जाता है। ठीक है, जब सर्किट 1 में हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो चुंबकीय युग्मन के कारण सर्किट 2 में क्या होता है, हमारा करंट प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, आगे है इसमें, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर। यानी ये काम किसका है, हमारा ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, अगर हम ट्रांसफार्मर को, वो तो सर्किट में है, इस तरह से अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर तो क्या होता है, यानी एक हमारा क्या होता है, इसमें आयरन कोर होता है। क्या होता है? आयरन कोर। कोर एक ऐसा चीज होता है या एक ऐसा मटेरियल होता है या एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम अपने प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, उसके ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है, हमारा प्राइमरी को लपेटा गया है, इस तरह से यहाँ पर क्या करा गया है, सेकेंडरी को इसमें लपेटा गया है। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग को एनपी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनएस। एनपी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, एनएस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा इसमें वोल्टेज हम लोग देते हैं इसको बोलते हैं वीपी। क्या बोलते हैं? वीपी, यानी प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, जो पावर सप्लाई देने के बाद आता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक लोड को कनेक्ट कर रखते हैं। जब लोड कनेक्ट करते हैं तो इसमें से धारा प्रवाहित होती है। अब देखो इसमें काम कैसे होता है, जैसे ही पावर सप्लाई दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक परिवर्ती धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? परिवर्ती धारा। यानी जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलता रहता है। यानी एसी ऊपर एक बार पॉजिटिव में जाती है, एक बार नेगेटिव में जाती है। ठीक है, तो यानी ये अल्टरनेटिंग करेंगे, यानी ये प्रतिवर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, हमारा परिवर्ती धारा है। जब इस पर अप्लाई किया जाता है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबक यानी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये चुंबक क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तनशील चुंबक के कारण ये जो कोर होता है, इस कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, दौड़ने लगता है। क्या दौड़ने लगता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या होता है, फ्लक्स लाइन इसमें क्या होता है, इस कोर में इंड्यूस हो जाता है।
जब फ्लक्स लाइन इस मैग्नेटिक यानी इस कोर में दौड़ता है तो कोर के दूसरे सिरे पर क्या होता है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें बना हुआ होता है। तो ये जो फ्लक्स होता है, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होती है, ये क्या करती है, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें भी क्या करती है, हमारा विद्युत धारा प्रेरित कर देती है। ठीक है, विद्युत धारा या ईएमएफ क्या करती है, इसमें इंड्यूस कर देती है। जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उस ईएमएफ के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंडरी वोल्टेज हमको जनरेट होकर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ईएमएफ के कारण मिलता है एक सेकेंडरी वोल्टेज। अब इस सेकेंडरी वोल्टेज को हम अगर किसी लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा एक लोड धारा हमको क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो अब जितना यहाँ पर फ्लक्स यानी जनरेट होता है या फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होता है और जितना यहाँ पे फ्लक्स हमारा लिंकअप होता है, इन दोनों के मैचअप को बोला जाता है युग्मन गुणांक। क्या बोला जाता है, युग्मन गुणांक। अब इस युग्मन गुणांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर क्या होता है, हमारा युग्मन गुणांक। अब युग्मन गुणांक हमारा जितना अच्छा होगा, हमारा जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है उस पर हमें उतना ही अच्छा वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी प्राइमरी पर हम जितना दिए हैं पूरा का पूरा मैक्सिमम आउटपुट क्या हुआ, हमको जो हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग है उस पर हमको मिल जाता है। तो उसके लिए जो हमारा के का वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, इसको बोला जाता है युग्मन गुणांक। ये हो गया हमारा इसका वर्किंग प्रोसेस या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया किसका, ट्रांसफार्मर का, कि कैसे इस पे हम वोल्टेज देते हैं एक सिरे पर और दूसरा सिरे पर ऑटोमेटिक क्या होता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक शॉर्ट में और बता देते हैं कि इसमें होता क्या है, एक कोर होता है, कोर के दो सिरे होते हैं, एक सिरे पर हम प्राइमरी वाइंडिंग को लपेट देते हैं और दूसरे सिरे पर क्या करते हैं, हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटते हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग में हम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी उसमें के जो कोर होता है फिर उसमें फ्लक्स लाइन हमारा क्या होता है, बन जाता है। अब उस फ्लक्स लाइन के कारण जो कोर पर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटा हुआ होता है उसके कारण क्या होता है, इस कॉइल में, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, हमको वोल्टेज मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग पर। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोड देते हैं तो लोड के कारण हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पर धारा मिलने लगती है। ठीक है, इसको बोला जाता है युग्मन या पारस्परिक युग्मन या म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, या हाँ, पारस्परिक प्रेरण बोला जाता है। यानी कि दो क्या है, दूर दूर रखे हुए फिर भी क्या हुआ, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो गया और क्या हुआ, एक पर सप्लाई देते हैं तो दूसरा पर ऑटोमेटिक वोल्टेज और करंट जनरेट हो जाता है। ये सिद्धांत होता है हमारा ट्रांसफार्मर का। अब इसमें क्या क्या कहानी दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वही चीज है जो हम बताए हैं। एक ट्रांसफार्मर में अनिवार्य रूप से इंसुलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल प्रायः दो कॉपर के दो कॉइल होते हैं। ठीक है, जो हमारा वाइंडिंग होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें हम लोग कॉपर के दो वायर या कॉइल यूज करते हैं जो आपस में इंसुलेटेड भी होते हैं। जैसा हमारा होता है जो फैन होता है या जो मोटर होता है उसमें जो वाइंडिंग कॉपर की करते हैं उसके ऊपर क्या करा जाता है, हम लोग पहले से ही लेपन करके रखते हैं इंसुलेटेड मटेरियल का। यानी इंसुलेटेड मटेरियल वाला यानी इंसुलेटेड लेपन वाला ही कॉपर कॉइल इसमें यूज करा जाता है। ये कॉइल लोहे या फेराइड से बने कोर पर लिपटे होते हैं। ये जो हमारा कोर होता है ये किससे बना होता है, फेराइड का होता है या तो आयरन का होता है। आगे बोल रहा है कि इन कुंडलियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक कुंडली में विकसित चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कुंडल से क्या होता है, लिंक हो जाता है। ठीक है, यानी इन कॉइल को इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जो अगर एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स हमारा जनरेट होता है तो दूसरा से क्या होता है, यानी दूसरी कॉइल से क्या होता है, अपने आप लिंकअप हो जाता है। इसलिए दो कुंडलियों के मध्य दृढ़ युग्मन या टाइट कपलिंग जो हमारा कपलिंग होता है उसको बोला जाता है के, है ना, के साथ पारस्परिक प्रेरकत्व होता है। यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, होता है इसके कारण जो उसका टाइट कपलिंग होती है, यानी दोनों वाइंडिंग के बीच में कपलिंग अच्छा होता है, उसका वैल्यू होता है के बराबर 1। अभी हम लोग पढ़े थे युग्मन गुणांक, वही है ये के बराबर 1। आगे है एक कुंडली जो एनपी के माध्यम से धारा में परिवर्तनशील दूसरी कुंडली एनएस में वोल्टेज प्रेरित करती है। ठीक है, तो जब हमारा प्राइमरी कुंडली होता है, जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, यानी इसकी जो धारा होती है वो परिवर्तनशील होती है। उस परिवर्तनशील धारा के कारण क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें भी वोल्टेज क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। आगे है द्वितीय वाइंडिंग में प्रेरित वोल्टेज का परिणाम कुंडली में चक्रों की संख्या और दो कॉइल के बीच में चुंबकीय युग्मन कितना दृढ़ है इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कितना वोल्टेज प्रेरित हो रहा है ये दो कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला है हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो हमारे ट्रांसफार्मर में ये जो ऐसा संरचना होती है, क्या होती है, कॉइल का टर्न्स होता है। क्या होता है, कॉइल का टर्न्स, यानी
बाइंडिंग में कितना बार कॉइल को लपेटा गया, एक तो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा दोनों कॉइल के बीच में, यानी जो हमारा प्राइमरी होता है और जो हमारा सेकेंडरी होता है, इनके बीच में कितना दृढ़ युग्मन है, यानी युग्मन का कैपेसिटी कितना है, के का वैल्यू कितना है। अगर के का वैल्यू 1 होता है तो कपलिंग क्या होती है, अच्छी होती है, और वोल्टेज अच्छे से क्या होता है, इंड्यूस होता है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये ट्रांसफार्मर डिजाइन करा जाता है। आगे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कुंडली की एक जो पहली वाइंडिंग होती है या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसमें एसी पावर स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है, प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, जहां पर हम पावर सप्लाई देते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। आगे है, उसको हम लोग एनपी से अंकित करते हैं। किसे, एनपी। एनपी, पी का मतलब हो गया प्राइमरी, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमारा प्राइमरी कॉइलिंग का नंबर ऑफ टर्न्स है उसको प्राइमरी एनपी बोला जाता है। आगे बोल रहा है कि दूसरी, जो हमारी दूसरी कुंडली होती है जिसको एनएस से हम लोग लिखते हैं, किसे, एनएस से लिखते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग से ऊर्जा चुंबकीय रूप में युग्मित होती है, द्वितीयक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, अब जो हमारा द्वितीयक वाइंडिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जो हमारा द्वितीय कुंडली होती है, जिससे क्या है, प्राथमिक वाइंडिंग से क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा को लेकर के क्या करता है, युग्मित हो जाता है, उसको वो कहलाता है हमारा द्वितीयक वाइंडिंग। आगे बोल रहा है, यदि कोई लोहे जैसे लैंप या प्रतिरोध द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा है तो लोड से धारा प्रवाहित होगी, यद्यपि इससे सीधा एसी पावर स्रोत संयोजित नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम कोई लोड दे देते हैं, जैसे हम कोई लैंप लगा दें या कोई प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उस लोड के माध्यम से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। लेकिन उस लोड को हम डायरेक्ट एसी पावर सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं, है ना, उस चुंबकीय युग्मन के कारण क्या होता है, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होता है, और उसके कारण क्या होता है, हमारा जो धारा होती है वो प्रवाहित होने लगती है। आगे बोल रहा है कि इसीलिए ट्रांसफार्मर को उन उपकरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा को एक प्रत्यावर्ती परिपथ से दूसरी प्रत्यावर्ती परिपथ में सीधे विद्युत संयोजन के बिना स्थानांतरित करते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर का परिभाषा में कि ट्रांसफार्मर को उस उपकरण के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं जो पारस्परिक प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत के माध्यम से सिद्धांत का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरा सर्किट में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर, यानी क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसका, विद्युत ऊर्जा का एक बाइंडिंग से दूसरे बाइंडिंग में। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो दूसरा बाइंडिंग होता है वो सीधा विद्युत के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का, इसका परिभाषा हो गया, उसका चित्र हो गया, आप लोग इसको चित्र को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान में रखना है, ये जो हमारा बॉक्स में दिया है, बॉक्स में बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पावर सप्लाई पर काम नहीं करता, वो केवल एसी पावर सप्लाई पर काम करता है। ठीक है, बोला कि ट्रांसफार्मर डीसी ऊर्जा को प्राथमिक वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीसी धारा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं कर सकता है और इसलिए प्रेरित वोल्टता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा डीसी धारा होता है वो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिसके कारण हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें वोल्टेज उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डीसी ऊर्जा को इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में हम खाली एसी ऊर्जा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट बनाकर इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल एसी पावर सप्लाई ही यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि डीसी क्या है, डीसी जो धारा होती है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाती है या उत्पादन नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग डीसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला हमारा आयरन कोर ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को नीचे समझाया गया है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर में कुछ हमारे महत्वपूर्ण टर्म या शब्द यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात क्या होता है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या और द्वितीय कुंडली में टर्न की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं टर्न रेशियो बराबर होता है हमारा प्राइमरी एनपी बटा में एनएस। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अब जैसे
हम देखते हैं, ये देखो हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें जो कॉइल है हमारा, उसका कितना टर्न बनाया गया, कितना चक्कर बनाया गया है, ठीक है। उस यानी प्राइमरी का है तो उसको प्राइमरी का बोलेंगे। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना भी चक्कर की संख्या है उसको बोला जाता है एन एस बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को बोला जाता है हमारा टर्न रेशियो बोला जाता है, जिसको लिखा जाता है एन पी बटा में एन एस, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। टर्न रेशियो क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में चक्करों की संख्या बटा में सेकेंडरी बाइंडिंग में चक्करों की संख्या को टर्न रेशियो कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि, उदाहरण बोल रहा है प्राथमिक में 1000 टन और द्वितीयक में 100 टन है, तो इस तरह से जो रेशियो बनता है हमारा 10/1 का एक अनुपात में बनता है, जिसे 10 से 1 टन अनुपात कहा जाता है, ठीक है। यानी प्राइमरी बाइंडिंग में जितना भी हमारा नंबर ऑफ टन्स है और सेकेंडरी बाइंडिंग में जितना भी नंबर ऑफ टन्स है, उनका रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा टर्न रेशियो कहलाता है। अगला इसमें होता है हमारा, हाँ, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात। क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात, ठीक है। अब ये भी अनुपात हम लोग निकालते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारा कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उस दोनों के रेशियो को बोला जाता है हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात। यानी प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टता तथा द्वितीयक वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टता के अनुपात को बोला जाता है ट्रांसफार्मर का वोल्टता अनुपात कहा जाता है। यानी जो हमारा वोल्टेज रेशियो होता है वो क्या होता है, वीपी अपान में क्या होता है, वीपी अपान में वीएस। क्या होता है, वीपी अपान में वीएस, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज बटा में सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात। आगे बोल रहा है कि जब प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच म्यूचुअल युग्मन के के जो के का गुणांक होता है वो 1 के बराबर होता है, तो द्वितीयक वाइंडिंग के प्रति टन प्रेरित वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति टन स्वप्रेरित वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो सीधा शब्दों में बोला है कि अगर के का मान, यानी जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल युग्मन है, वो उसको बोलते हैं के का मान अगर 1 के बराबर हो जाता है, तो हमारा प्राइमरी जो हमारा वाइंडिंग होता है उस पर जितना वोल्टेज हमको मिलेगा उतना का पूरा वोल्टेज हमको कहां पर, सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलता है, ठीक है। यानी प्राइमरी अगर के का मान 1 हो गया तो प्राइमरी वाइंडिंग पे जितना वोल्टेज हम देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमको उतना वोल्टेज मिलता है। आगे बोल रहा है यदि, हाँ, द्वितीयक वाइंडिंग में उत्पन्न कुल वोल्टेज द्वितीयक वाइंडिंग के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो हमारा द्वितीयक वाइंडिंग है ना, अगर के का मान 1 है तो द्वितीयक वाइंडिंग में जितना हमारा चक्कर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि द्वितीयक वाइंडिंग में कितना हमारा वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसलिए वोल्टता अनुपात टर्न अनुपात के समानुपाती होता है। यानी हाँ, इसलिए क्या होता है, हमारा जो वोल्टा अनुपात होता है वो हमारा टर्न अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए एक हमारा फार्मूला बनता है Vp बटा में Vs बराबर Np बटा में Ns, ठीक है। अगर हम टर्न्स को और वोल्टेज को रेशियो में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं Vp बटा में Vs बराबर Np बटा में Ns। यानी जो हमारा वोल्टा का अनुपात होता है वो टर्न के अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बोल रहा है हमारा कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यदि द्वितीयक वाइंडिंग में प्राथमिक वाइंडिंग से अधिक टर्न है तो द्वितीयक वाइंडिंग वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होगा, ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि अगर द्वितीयक वाइंडिंग में क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है, किससे, प्राथमिक वाइंडिंग से, तो हमारा जो द्वितीयक वाइंडिंग का जो वोल्टेज होगा वो प्राथमिक वाइंडिंग से क्या होगा, अधिक होता है। आगे बोल रहा है दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति में प्राथमिक वोल्टता में वृद्धि या स्टेप अप कहा जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। यदि अगर क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, जितना वोल्टेज है, जितना हमने दिया है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में उससे ज्यादा वोल्टेज हमको मिल रहा है तो उसको बोला जाता है स्टेप अप बोला जाता है। यानी प्राइमरी में हमने कम दिया, सेकेंडरी में हमको क्या मिला, ज्यादा मिला। वो निर्भर करता है हमारे चक्कर की संख्या पर, ठीक है। मान लो प्राइमरी में हमको इतना वाइंडिंग है और सेकेंडरी में हमारा नंबर ऑफ चक्कर क्या है, ज्यादा है, तो हम प्राइमरी वाइंडिंग में मान लो 220 दे रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 440 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा। अगर इस तरह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, ठीक है, चित्र है। चित्र में क्या है कि हम प्राइमरी पे क्या दे रहे हैं, कम वोल्टेज दे रहे हैं और हमको सेकेंडरी पे क्या हो रहा है, अधिक वोल्टेज मिल रहा है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यानी कि हम कम दे रहे हैं और हमको मिल कितना रहा है, ज्यादा, यानी वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसमें
कुछ नहीं होता है, इसमें वही है कि इसमें चक्कर की संख्या का अंतर होता है, यानी प्राइमरी पे चक्कर की संख्या कम है और सेकेंडरी में चक्कर की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो प्राइमरी में कम चक्कर है, सेकेंडरी में ज्यादा चक्कर है, जिसमें ज्यादा चक्कर होगा वहां पर हमको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से हमारा होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया था कि एनपी में 200 फेरे थे और एनएस में क्या थे हमारे 1000 फेरे थे। ठीक है, हाँ, एनपी में क्या थे 200 फेरे थे, एनपी में 200 फेरे, और एनएस में क्या थे हमारे 1000 फेरे थे। जब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, 1/5। ठीक है, 1/5 हमारा निकल के आता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त एसी जो है प्राइमरी वोल्टेज, मान लो हमारा प्राइमरी वोल्टेज क्या है 110 है, क्या है हमारा प्राइमरी वोल्टेज 110 है। तो एक फार्मूला होता है एनपी बटा में एनएस बराबर वीपी बटा में वीएस। तो प्राइमरी वोल्टेज अगर हमको दिया है तो सेकेंडरी वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। अब देखो एनपी बटा में एनएस का रेशियो हमको पता है कितना है, 1/5 है, और प्राइमरी वोल्टेज भी हमको दे दिया है कितना है 110, कितना है 110। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमको निकल जाएगा वीएस बराबर क्या होगा 110 गुना में 5, 110 गुना में 5 कितना हो जाएगा हमारा वीएस बराबर 550 वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया हमारा कि स्टेप अप हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया है। तो इसमें क्वेश्चन हमको यही पूछ लेता है ये वाले फार्मूला से कि हमको क्या देगा, रेशियो दे देगा नंबर ऑफ टर्न्स का, और एक का वोल्टेज दे देगा, दूसरे का हमको वोल्टेज निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो स्टेप अप है उसमें हमने कम वोल्टेज दिया है और हमको दूसरा क्या है, दूसरी साइड में यानी सेकेंडरी वोल्टेज पर, सेकेंडरी वाइंडिंग पर अधिक वोल्टेज हमको मिला है। आगे बोल रहा दूसरी ओर जब द्वितीयक वाइंडिंग में प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में कम संख्या में टर्न होते हैं तो प्राथमिक वोल्टेज को कम या स्टेप डाउन हो जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ठीक है, एक तो हो गया स्टेप अप। अब दूसरी ओर क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो हमारा द्वितीयक वाइंडिंग है उसमें अगर वोल्टेज कम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उसको बोला जाता है, किससे, प्राथमिक वाइंडिंग से कम हो जा रहा है तो उसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी फिर उसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ है कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारा ज्यादा है, और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारा कम है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर हम ज्यादा वोल्टेज देंगे, यहाँ पर जो भी हम वोल्टेज देंगे यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब वही चीज है चित्र 2 में दिखाया गया है कि हमारा एनपी में क्या है, हमारा 1000 रेशियो है, क्या है 1000 रेशियो है। हाँ, एनपी में क्या है हमारा 1000 रेशियो है, और एनएस में क्या है हमारा, एनएस में हमारा कितना 100 रेशियो है। तो हमारा वीपी हमको दिया है 240 वोल्ट, तो हमको क्या निकालना है, वीएस का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग वही फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है हमारा एनपी बटा में एनएस होता है बराबर वीपी बटा में वीएस होता है। एनपी बटा में एनएस का पता है हमको 1000 बटा में 100 बराबर वीपी कितना है हमारा 240 बटा में वीएस कितना है हमारा नहीं पता हमको। यहाँ से ये कटेगा तो 10 होगा। ठीक है, 10 से जो हमारा वीएस निकलेगा, क्या निकलेगा, वीएस बराबर हो जाएगा 240 बटा में 10, यानी कट जाएगा तो वीएस का मान कितना आएगा हमारा 24 वोल्टेज। कितना आएगा 24 वोल्टेज आएगा। यानी प्राइमरी पे हमने दिया है कितना 240 और हमको सेकेंडरी पे कितना मिल रहा है 200 यानी 24 वोल्ट मिल रहा है। यानी इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम किया गया है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अगला हमारा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। कोर के प्रकार के आधार पर किया जाता है, सेल के प्रकार के आधार पर किया जाता है, और मटेरियल के प्रकार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे प्रकार होते हैं। हम पहला देख रहे हैं आपका कोर में जो हम पदार्थ यूज करते हैं, हाँ, उसके प्रकार के आधार पर देखते हैं। यानी कोर में प्रयुक्त पदार्थ के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, शुरू में बनाएंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, फिर उसके बाद लिखेंगे हम, पहला होगा जो हमारा इसमें कोर के प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, यानी कोर में कैसा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके प्रकार के आधार पर इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें पहला होगा हमारा वायु कोर ट्रांसफार्मर। क्या होगा, वायु कोर ट्रांसफार्मर, यानी जो हमारा कोर होगा उसमें हम एयर यूज करेंगे, है ना। कोर के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, एयर यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है,
ठीक है, क्या है हमारा एयर कोर ट्रांसफार्मर का चित्र है। बोला कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वायु कोर जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, वायु कोर ट्रांसफार्मर में एक खोखला अचुंबकीय कोर होता है जो कागज या प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, यानी ये जो चीज आपको दिख रही है, ये चीज जो दिख रही है, ये क्या है हमारा, क्या है, ये एक खोखला कोर है। क्या है, खोखला कोर है जो किससे बना है, हमारा प्लास्टिक से बना है या तो हमारा किससे बना है, कागज से बना हुआ है। ठीक है, अब इस कोर के ऊपर यानी जो खोखला कोर है हमारा, यानी एक पाइप हो गया, पाइप के ऊपर क्या करते हैं हम, प्राइमरी और द्वितीयक जो हमारी कुंडली होती है उसको हम लिपेट देते हैं, यानी उस पर लपेट देते हैं, यानी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होगा वो हमारे उस कोर के ऊपर होगा जो हमारा खोखला कोर होगा जो कागज या प्लास्टिक से बना होता है। आगे बोला इन ट्रांसफार्मर में जो हमारा के का मान होता है वो 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। जो हमारा पारस्परिक युग्मन का मान होता है वो 1 से कम होता है। आगे बोल रहा है वायु क्रोड ट्रांसफार्मर सामान्यतः उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किए जाते हैं क्योंकि इनमें चुंबकीय क्रोड पदार्थ की अनुपस्थिति के कारण कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो इसमें लॉसेस नहीं होगा। मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो लॉस नहीं होगा क्योंकि इसका जो कोर है वो क्या है, खोखला है और वो कागज से बना हुआ है। खोखला है तो उसके बीच में एयर भरी रहती है, तो इसलिए बोला जाता है एयर कोर ट्रांसफार्मर, यानी कोर के रूप में हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर कोर होने की वजह से क्या होता है, इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, इसलिए इसमें जो लॉसेस होता है वो कम होता है और इसका उपयोग हम लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, उच्च आवृत्ति में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला है हमारा दूसरा है लौह कोर ट्रांसफार्मर। क्या है हमारा, लौह कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग कोर के रूप में क्या करते हैं, लोहे का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं। एक चित्र है, चित्र में हम लोग देखेंगे अभी, यहाँ पर चित्र है हमारा, किसका है, आयरन कोर का है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन जो हमारी स्टील होती है ना, उसमें सिलिकॉन मिलाकर सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और पतले पतले स्लाइस के रूप में काटते हैं और लेमिनेटेड रहते हैं सारे स्लाइस। इन सारे स्लाइस को एक साथ क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है और फिर उस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पे लपेटते हैं। ये पी हो गया, ये एस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर बनता है वो बनता है किसका, आयरन कोर का। किसका बनता है, हमारा आयरन कोर का बनता है। तो आपने जो हेडिंग बनाया है आयरन कोर, उसमें यही है कि आयरन कोर यानी लेमिनेटेड आयरन कोर ट्रांसफार्मर प्रदर्शित है। इन ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड शीट लगी होती है जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा वाइंडिंग लिपटा होता है। आगे बोल रहा है यह मुख्य विद्युत आपूर्ति 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज के साथ प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इन ट्रांसफार्मर में चूंकि कोर एक चुंबकीय पदार्थ है और कोर की आकृति के कारण के का मान लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो के का मान होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है। किसके कारण, जो हमारी कोर की आकृति और कोर में क्या लगा हुआ है, एक चुंबकीय पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि आयरन क्या होता है, हमारा चुंबकीय पदार्थ होता है, स्टील भी क्या होता है, हमारा चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो है सामान्यता बहुत हम लोग उपयोग करते हैं और उसके बाद विद्युत आपूर्ति में इसका उपयोग, विद्युत जो पावर सप्लाई है वो 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा तीसरा प्रकार है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तीसरा क्या है, हेडिंग बनाएंगे, तीसरा प्रकार हमारा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन ट्रांसफार्मर में फेराइट पदार्थ को कोर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो कोर के रूप में क्या करते हैं, फेराइट पदार्थ का यूज करते हैं। आगे बोला अधिकतर स्थितियों में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को एक खोखले प्लास्टिक कोर पर लिपटी होती है और फेराइट पदार्थ फिर खोखले कोर में डाला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, खोखले प्लास्टिक होता है, यानी प्लास्टिक की जो पाइप होती है, मान लीजिए पाइप है, कैसा है, खोखला है। ठीक है, खोखले पाइप में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में क्या करते हैं, हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट कर रखते हैं, फिर उस खोखले भाग में क्या करते हैं, फेराइट पदार्थ को हम लोग भर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें भर दिया जाता है, उस तरह से इसको बनाया जाता है। आगे बोला अल्पतम ह्रास के कारण इन ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च आवृत्ति और बहुत उच्च आवृत्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसका डिजाइन किया जाता है कि इसमें क्या होता है, आयरन लॉस कम होता है या लॉस जो होता है इसमें बहुत कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग उच्च आवृत्ति और अधिक उच्च आवृत्ति में किया जाता है। आगे बोल रहा है इन ट्रांसफार्मर में कोर की स्थिति को बदला जा सकता है, इस प्रकार एम का मान क्या हो जाता है, हमारा बदल जाता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है, इसमें हम लोग जो क्रोड होता है उसकी स्थिति को बदल सकते हैं, यानी जो हमने फेराइट मटेरियल भरा है उसको चेंज करके हम कोई और सा भी मटेरियल उसमें डाल सकते हैं। जैसे ही हमारा फेराइट मटेरियल चेंज होगा या कोर का मटेरियल चेंज होगा, जो हमारा एम का मान होता है, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का मान होता है, वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के आधार पर क्या होते हैं, हमारे अलग अलग उसका क्या होता है,
हाँ, एम का मान क्या होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का मान क्या होता है, हमारा बदल जाता है। अगला है हमारा दूसरा, प्रोड की आकृति और प्राथमिक, है ना, प्रोड की आकृति और प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के सापेक्षिक स्थिति के आकार के आधार पर। ठीक है, अब ये है कि हमारा जो कोर कैसा है, यानी कोर की आकृति कैसी है और हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की स्थिति कैसी है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। इसमें हमारा जो पहला होगा वो होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो अभी आगे में हमने देखा है, यानी कि एक कोर होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, अपना ट्रांसफार्मर यानी वाइंडिंग को करते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये हमारा कोर हो गया, है ना, ये हमारा एनपी हो गया और ये हो गया क्या, हमारा एनएस। ठीक है, इस तरह से जो ट्रांसफार्मर हमारे बनते हैं इनको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। आगे बोल रहा है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली क्रोड के दो पृथक भाग या अंग पर लिपटी होती है। क्रोड के प्रकार के ट्रांसफार्मर बहुधा प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स उपयोगी फ्लक्स लाइनों की संख्या को कम कर देता है, जिससे इनकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोला कि ये जो हमारा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, कोर के दो अलग अलग भाग पर क्या करा जाता है, हमारा बाइंडिंग को लपेटा जाता है। यानी कोर के एक भाग पर हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है, कोर के दूसरे भाग पर क्या है, हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग है। ठीक है, इस तरह से डिजाइन करके इसको बनाया जाता है। आगे बोल रहा है, इस जो कोर का यानी कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, इसका हम लोग बहुधा प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उस उपयोगी फ्लक्स नहीं बना पाता है, इसलिए इसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। आगे अगला जो है हमारा, वो है हमारा सेल टाइप प्रकार का ट्रांसफार्मर। कौन सा, सेल। अगला हेडिंग बनाएंगे सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें इसका आकार क्या होता है, सेल के रूप में इसका आकार होता है। सेल बोले तो, हाँ, सेल के रूप में सेल का आकार होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्या करा जाता है, एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है और इसमें इस तरह से हम अपनी जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग लपेट कर रखते हैं। ऊपर में हम प्राइमरी वाइंडिंग को कर देते हैं और नीचे में हम सेकेंडरी वाइंडिंग को करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक ही सेल पर क्या करा जाता है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग लपेट कर रखते हैं, है ना। इसको बोला जाता है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है, सेल टाइप। ठीक है, तो इसमें एक ही सेल पर क्या किया गया, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग को क्या करा गया है, लपेटा गया है। आगे बोल रहा है कि इस प्रकार के में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को दोनों एक ही कोर के एक ही खंड पर लिपटे होते हैं, है ना। चूंकि क्रोड के भाग दो वाइंडिंग को घेरता है, इसलिए सभी फ्लक्स ट्रांसफार्मर के क्रोड तक सीमित होते हैं। क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि यहाँ पर कोर जो देखने में तो कोर जैसा ही लग रहा है, बीच में एक सेल जैसा हम लोग बनाते हैं। अब उस सेल पर क्या करते हैं हम, सेल यानी एक हमारा खंड होता है, उस पर ये क्या करते हैं, अपने प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग को एक ही खंड पर क्या करते हैं, लपेट कर रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्रोड होता था, यानी जो हमारा कोर प्रकार का होता था, वो क्या करता था, दो बाइंडिंग का स्थान घेरता था। इससे क्या हो जाता था कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता था वो क्या होता था, क्रोड तक ही क्या होता था, सीमित होता था। आगे बोल रहा है कि क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में जो हमारा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। ये व्यापक रूप से वोल्टेज और विद्युत ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम लोग व्यापक रूप से करते हैं, वोल्टेज और विद्युत ट्रांसफार्मर के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, जिसमें एक ही सेल पर क्या करा जाता है, हमारा दोनों वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अगला है हमारा तीसरा, रिंग प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है, रिंग प्रकार का ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि इसमें कोर वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार लेमिनेशन से बना होता है। इन्हें एक अंगूठी के आकार में एक साथ जकड़ दिया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग को फिर रिंग पर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार के निर्माण का नुकसान प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को घुमाने में सम्मिलित कठिनाइयां हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक रिंग जैसी हमारी क्या होती है, इसमें संरचना होती है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना बाइंडिंग को लपेटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या किया जाता है, इसमें बाइंडिंग को हमारा लपेटा जाता है। इसमें प्राइमरी और द्वितीयक दोनों हमारी बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से संरचना को हम बोला जाता है, यानी रिंग जैसी इसकी संरचना है, गोल गोल रिंग जैसा है, यानी अंगूठी जैसा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिंग ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग को हम लोग लपेट कर रखते हैं। आगे बोला है, रिंग प्रकार के ट्रांसफार्मर आमतौर पर उच्च वोल्टेज और धारा मापन के लिए
यंत्र ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा रिंग ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग उच्च आवृत्ति नहीं उच्च वोल्टेज और धारा मापन जो हमारे यंत्र होते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिंग प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक पर्याप्त है। आगे भी कई प्रकार के हमारे जो वर्गीकरण है ट्रांसफार्मर के उनको हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के आधार पर है। ठीक है, और हमारा स्टेप डाउन या स्टेप अप के प्रकार के आधार पर है। बहुत सारा वर्गीकरण है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास को देखते रहिएगा, है ना, और इसको एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ते रहिएगा, तो ताकि चीजें क्या हो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कई बार होता है कि चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं, आप लोग के लिए ये चीजें नहीं है, अगर एक बार दो बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ा माइंडसेट रखना चाहिए कि हाँ चीज हमको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज को ऐसा इग्नोर करते रहना है, यानी उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।